Namaste. I welcome you all to our today's weekly session on financial and general knowledge for bankers and competitive examinations, जिसमें हम ड्यूरिंग द लास्ट वीक एंडेड 10th अगस्त 2024 जो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड जनरल न्यूज़ होगी रिगार्डिंग नेशनल अफेयर्स, रिगार्डिंग रीजनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो होगी उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर इनिशिएटिंग आवर डिस्कशन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली वी विल रिजॉल्व इट। जैसे हम देखते हैं ड्यूरिंग द वीक काफ़ी इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ जो होती हैं जो हमें एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, इस तरह की प्रोबेबल जो फाइनेंशियल न्यूज़ होगी उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें हमारा आज का सेकंड सेशन है एंड जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन यूज़फुल हो सकता है। एज यूजुअल हम पहले वो न्यूज़ डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड एक बार सभी न्यूज़ का डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके पहले कंसेप्ट्स क्लियर करा देंगे एंड बाद में क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट फॉर विद द फर्स्ट न्यूज़ ऑफ सेबी। SEBI plans to introduce a product that is combination of a right issue and preferential allotment। एक सेबी नया प्रोडक्ट लेने का सोच रही है, बनाने की सोच रही है, जिसमें वो राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल इशू दोनों को कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना देगी। उसका एडवांटेज क्या है? इन दैट केस end to end process can be completed within 23 days compared to the existing 42 days taken for a preferential allotment. And for this, there will be no requirement for SEBI approval, nor will it be mandatory to appoint a merchant banker। लोगों के कन्वीनियंस के लिए, कस्टमर्स के कन्वीनियंस के लिए सेबी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं जो राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों के बेनिफिट्स लेके वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। उसका मेन एडवांटेज ये है कि जो एंड टू एंड प्रोसेस जो है, जो प्रेजेंटली 42 डेज लग रहे हैं, उसको कम करके वो 23 डेज में वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 23 डेज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। साथ साथ उस प्रोडक्ट के लिए सेबी की अप्रूवल नहीं लगेगी या उनको मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं रहेगा, इट इज़ वॉलंटरी। इट इज़ द कंपनी हु इज गोइंग फॉर दिस प्रोडक्ट कैन टेक अ कॉल ऑन दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें वो पूछ सकते हैं कि जो एंड टू एंड पीरियड है कितने 42 डेज से 23 दिन तक कम हो गया, या इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सेकंड न्यूज़, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड the development of 8 critical national high-speed corridor projects with a length of 936 km at a cost of around 50,665 crores। सो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने 8 क्रिटिकल नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी है। उनकी टोटल लेंथ 936 किलोमीटर होगी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 50,665 करोड़ होगा। इट्स अ वेरी जायंट प्रोजेक्ट। इट विल हेल्प द कंट्री। 936 किलोमीटर के 8 क्रिटिकल नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 50,665 करोड़। कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें आ जाएंगे? द नोटेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूड
इसमें जो प्रोजेक्ट्स 8 प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ये हैं: ए रिंग रोड फॉर अयोध्या एंड कानपुर। अयोध्या एंड कानपुर में रिंग रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कैरिडोर, आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कैरिडोर and enhancing road connectivity in the northeast part of the country। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी जाएगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तरक्की कर रही है वो इससे हमें पता चल जाता है। Next news, the Reserve Bank of India has approved the Reserve Bank of India has approved the reappointment, RE यहाँ है, the reappointment of Inderjit Kamotra as MD and CEO of Unity Small Finance Bank for 2 years. So Mr. Inderjit Kamotra जो प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, उन्हीं को RBI ने एज MD एंड CEO 2 साल के लिए रीअपॉइंट करने के लिए परमिशन दे दी है। वो प्रपोजल RBI ने अप्रूव किया हुआ है। अंडर हिज लीडरशिप, अभी जो वो काम कर रहे हैं उनके लीडरशिप में, द बैंक हैज बिल्ट अ डिपॉजिट बेस ऑफ ओवर 8,000 crores, loan book of over 8,500 crores, and a network of about 400 banking outlets and offices across 21 states and union territories in India। सो अभी की जो उनकी टेन्योर है, उनके टेन्योर में डिपॉजिट बेस जो है वो 8,000 करोड़ बैंक का हुआ। उनके लीडरशिप में एडवांसेस का जो फिगर है, लोन बुक जो है वो 8,500 करोड़ हुआ। एंड दे आर हैविंग 400 ब्रांचेस and existence in 21 states and union territories of India। So Inderjit Kamotra is the new MD and CEO of Unity Small Finance Bank for 2 years। ISRO has selected Group Captain Subhanshu Shukla and Group Captain Prashant Balkrishnan Nair for the Axiom formation and named Shukla as the prime astronaut. It means he would be the one who would go to the International Space Station। They are selected for India's first manned space mission, Gangayaan, that is now tentatively scheduled in next year। So, Group Captain Shubhanshu Shukla and Group Captain प्रशांत बालकृष्णन नायर को इसरो ने एक्सियोम फॉर्मेशन के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। लेकिन उसी में शुभांशु शुक्ला जो रहेंगे, ही विल बी द प्राइम एस्ट्रोनॉट। इट मीन्स फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिलेंगी। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू सिलेक्ट एंड इन केस ऑफ if otherwise if he is not able to go on that, then only Prasant Balkrishnan Nair will take his place। So एंड दे आर सिलेक्टेड, दोनों का सिलेक्शन जो है गंगायान के लिए किया गया है। गंगायान नेक्स्ट ईयर अपना स्पेस मिशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी विल रीड इट अगेन। इसरो हैज सिलेक्टेड ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला and Group Captain Prashant Balkrishnan Nair for the Axiom 4 mission and named Shukla as the prime astronaut। It means he would be the one who would go to the International Space Station। पहले शुक्ला जी चला जाएंगे। शुभांशु शुक्ला will get priority for this mission। They are selected for India's first manned space mission Gangayaan that is now tentatively scheduled for next year। So यहाँ there is a good scope for asking the questions। So इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि who has been appointed for the mission of International Space Station, या what is the name of the mission that India is going to schedule next year in the space mission। So Gangayaan is the next space mission which is going to be scheduled
in next year, that is 2025. Prudential treatment of bad and doubtful debts resolved by cooperative banks. So cooperative banks में जो बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व्स BDDR उसको कहा जाता है, उसको कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट होना जरूरी है. तो हाउ टू डू इट वो अभी उन्होंने डिटेल में आरबीआई ने सर्कुलर निकाल के बता दिया है. RBI has issued revised instructions on bad and doubtful debt reserves for cooperative banks on 1st August 2024. 1 अगस्त 2024 को आरबीआई ने BDDR के लिए नई रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स को एप्लीकेबल है. क्यों? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ BDDR फॉर प्रूडेंशियल पर्पस, ताकि सभी बैंक जो BDDR क्रिएट करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी एंड प्रूडेंशियल पर्पस के लिए जो क्रिएट जाता है वो पर्पस हमारा सर्व हो जाएगा. The revised instructions has been issued as the current procedure of not recognizing the required provision of NPAs as an expenses. कि क्यों जरूरी है रिवाइज इंस्ट्रक्शंस की? While arriving at the net profit and loss account is not in consonance with the extant accounting standards. अभी क्या कर रहे हैं वो? Now what banks are doing? What is the current procedure? Current procedure जो करंट प्रोसीजर ये है, करेक्ट प्रोसीजर ये है कि जब बैंक्स एनपीए के लिए प्रोविजन करते हैं वो एक्सपेंसेस करके नहीं करते हैं जब भी वाइल अराइविंग एट द नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इसीलिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोसीजर अडॉप्ट करना है वो नहीं हो पा रही है. द रिवाइज इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड एज the current procedure of not recognizing the required provision of NPA as expenses. अभी जो प्रोविजन कर रहे हैं एनपीए के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस करके बुक नहीं कर रहे हैं. एक्चुअल प्रोसीजर पे उनको एक्सपेंसेस करके बुक करना चाहिए एज पर एग्जिस्टिंग अकाउंट स्टैंडर्ड्स, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो रहा है इसीलिए आरबीआई को नई रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इशू करनी पड़ी. The revised instructions has been issued. Very important statement. The current procedure, अभी जो प्रोसीजर कर रहे हैं BDDR क्रिएट करने के लिए, सो करंट प्रोसीजर जो है वो एनपीए की जो प्रोविजंस कर रहे हैं उसको एक्सपेंसेस करके रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिराइव करते हैं तभी. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में BDDR की प्रोविजन करने के लिए एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉट इन कंसोनेंस विद एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. मैंने 2-3 तरह से आपको समझा दिया है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क इट थ्रू कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली वी विल रिप्लाई. एज अ वन टाइम मेजर to facilitate rectification and smoother transition to the AS compliance approach, the RBI has prescribed certain steps to be taken by these banks. ताकि RBI बैंक जो है इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए एंड स्मूथ तरह से एक बार जो एस कंप्लायंट अप्रोच को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंट अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए एक बार स्मूथ ट्रांजिशन करे, इसीलिए आरबीआई ने कोई स्टेप्स सजेस्ट कर दी हैं. क्या क्या स्टेप्स है? प्रीवियसली पहले अभी बैंक्स में हैव क्रिएटेड प्रोविजन required under IRACP income recognition asset classification and provisioning norms IRACP norm by appropriating the net profit rather than recognizing the same as an expenses in P&L account. जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया हुआ है कि करेक्ट प्रोसीजर ये है कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सपेंसेस करके दिखा के एक्सपेंसेस करके डेबिट करके उनको BDDR के लिए प्रोविजन करनी है, लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया हुआ है. तो what they are saying, banks may have created provision required as per IRACP norms by appropriating the net profit.
उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग एज एक्सपेंसेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, they have appropriated that amount from the net profit instead of recognizing the same as an expenses in P&L account. उन्होंने net profit से उसको appropriate किया हुआ था एज अ फर्स्ट स्टेप। इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना है उनको, द बैलेंस इन BDDR as on 31st March 2024 representing the provision as IRACP norms in the previous year need to be identified। इसीलिए फर्स्ट स्टेप सभी बैंक्स को ये करना है कि 31st मार्च 2024 को जो BDDR की जो बैलेंस है, जो IRACP के नॉर्म्स के हिसाब से कितनी प्रोविजंस होनी चाहिए, उसको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन एक बार वो अमाउंट आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद एज ऑन 31st March 2025 an appropriation should be made directly from P&L account or general reserve account to provisions on NPA to the extent required। 2025 को क्या करना है उनको, अप्रोप्रिएशन जो करना है वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करके करना है या जनरल रिजर्व को डेबिट करना है, ताकि जितनी प्रोविजंस उनको अप्रोप्रिएट करने के लिए ज़रूरत है उतना करने से उनकी एनपीए जो प्रोविजन है वो ठीक हो जाएगी। एंड सच प्रोविजंस आर अलाउड टू बी नेटेड ऑफ फ्रॉम ग्रॉस एनपीए टू अराइव एट द नेट एनपीए। एंड जो प्रोविजन हो जाएगी वो प्रोविजन उनको ग्रॉस एनपीए से नेट एनपीए डिराइव करने के लिए, नेटिंग ऑफ के लिए अलाउड होगा। नेक्स्ट, टू द एक्सटेंड the balance in BDDR account is not required as applicable statute, the same can also be transferred to general reserve or profit and loss account। तो according to this calculation, अगर कोई BDDR में कोई excess balance होगा, the balance in BDDR are not required as applicable statute। applicable statute से अगर कोई ज़्यादा बैलेंस होगा तो वो बैलेंस वो वापस जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्रेडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर आफ्टर पासिंग द अबव एंट्री, जैसे ही ये रिवर्सल वाला एंट्री हो जाएगा, देन BDDR बैलेंस जो रहेगा, दिस विल बी द करेक्ट प्रोविजन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गाइडलाइंस। सो आफ्टर पासिंग द अबव एंट्रीज, the balance in the BDDR can be reckoned as tier 1 capital। सो ये जो रिवर्सल वाली एंट्री अगर उनके पास है या अगर शॉर्टफॉल है तो उसमें BDDR में उनको एक्सपेंडिचर को डेबिट करके ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड देन जब वो एग्जैक्ट अमाउंट BDDR में डिराइव हो जाएगी रिक्वायर्ड एज पर स्टैचू, वो जो बैलेंस उसमें रहेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए टायर 1 कैपिटल। लेकिन अगर उसको वो टायर 1 कैपिटल करके कंसिडर करते हैं, इन दैट केस बैलेंस इन BDDR शैल नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम ग्रॉस एनपीए टू अराइव एट नेट एनपीए। सो अगर उसको टायर 1 करके कैपिटल करके कंसिडर करते हैं, इन दैट केस वो ग्रॉस एनपीए से माइनस नहीं कर सकते हैं टू अराइव एट द फिगर ऑफ नेट एनपीए, बिकॉज उन्होंने उस अमाउंट को टायर 1 करके क्लासिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट, लोन्स, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, आई थिंक यू आर वेरी क्लियर ऑन दिस। यहाँ तक वी हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। सो स्पेशली हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के कलीग्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू सर्कुलर इन डिटेल, ताकि आपको एक्चुअल किस तरह से फंक्शनिंग करना है इसके बारे में आपको अच्छा आइडिया आ सकता है। नेक्स्ट, लोन्स, अभी हम पेपर में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट न्यूज़ में भी सुनते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनते हैं कि बैंक जो है राइट ऑफ बहुत कर रही हैं। सो दिस न्यूज़ pertaining to the write-off of bank's loan account. Loans written off by Scheduled Commercial Bank (SCB) have been dropped over the last 5 years to a little of over 1.7 lakh crore at the end of FY24 from 2.34 lakh crores in FY20। सो FY20 में जो 2,34,000 करोड़ के जो राइट ऑफ हुए थे, उसी के अगेंस्ट नाउ 1,70,00,000 करोड़ आर राइट ऑफ अमाउंट।
So loans written off by scheduled commercial banks have dropped over the last 5 years to a little of 1,70,000 lakh crores at the end of FY24 from 2.34 lakh crores in FY20. This represents a decline of over 27% according to data presented in Lok Sabha. So there is a decline of 27% in return of loan amounts as per the data presented in Lok Sabha. As per RBI guidelines and policy approved by बैंक्स बोर्ड, क्या पॉलिसी कही रही है बैंक्स की? एनपीएज including those in respect of which full provisioning has been made in completion of 4 years are removed from the bank's balance sheet by way of written off. तो जो एनपीए अकाउंट है उसमें जो अकाउंट्स इंक्लूड है उनमें जिनमें 4 साल में पूरी प्रोविजन कर दी है वो अकाउंट को बैंक के बैलेंस शीट से निकाल दिया जाता है बाय वे ऑफ रिटर्न ऑफ. However, the process of recovery of dues from the borrower in return of account continues. लेकिन भले ही बैंक ने उस अकाउंट्स को राइट ऑफ किया होगा, बैंक ने वो अकाउंट्स को अपने बैलेंस शीट से रिटर्न ऑफ किया होगा, इट मीन्स निकाल दिया होगा, लेकिन बैंक की रिकवरी प्रोसेस इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट्स चलती रहती है. बैंक्स ने उस अकाउंट में रिकवरी करने के लिए सभी मेजर्स कंटिन्यू करने हैं. These are the guidelines issued for these return of accounts. As per Finance Ministry data, Union government has collected 24,500 crores through GST on health insurance and reinsurance premium in the last 3 years. That is 22 to 24, 22 to 24, 21-22, 22-23, 23-24. सो पिछले 3 साल में 21-22 से 23-24 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट ने 24,500 करोड़ हेल्थ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया हुआ है. एंड जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज चार्ज एट 18%. तो हेल्थ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस प्रीमियम जो है उसी के ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है. लेकिन देर आर सर्टन स्कीम्स जिनमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं किया जाता है. हाउएवर स्कीम्स लाइक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी एंड निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी. सो ये जो 4 स्कीम्स हमने अभी डिस्कशन किया, ये जो 4 स्कीम्स आपको बता दिए, उसमें गवर्नमेंट जीएसटी चार्ज नहीं करता है, जीएसटी रिकवर नहीं करता है. सो इफ एनीबडी इज अवेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर दीज 4 स्कीम्स, फॉर देम premium might be lesser than other schemes. Next news. Oil to telecom retail conglomerate Reliance Industries Limited continues to be the highest ranked Indian firm on the Fortune Global 500 list, which has improved its ranking by 2 places to be ranked at number 86 in 2024 ranking. सो फोर्ब्स ग्लोबल 500 फॉर 2024 का जो लिस्ट अनाउंस हुआ है, इसमें इंडिया की जो कॉन्ग्लोमरेट है, इंडिया के जो ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दे आर द हाईएस्ट रैंक इंडियन फर्म. इंडिया के सबसे हाईएस्ट रैंक उनको मिली हुई है एंड उनका रैंकिंग जो टॉप 500 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 का लिस्ट है उसमें उनका रैंकिंग 86 है, जो 2 प्लेस से इम्प्रूव हुआ है. इसका मतलब 2023 के लिस्ट में उनका नंबर जो 88 था वो अभी 86 हुआ है. The firm was placed at number 88 in the last year ranking and has gained a whopping 69 places in the last 3 years, from being placed at 155 in 2021 and being at number 86 in 2024. So last 3 years में Reliance Industries Limited has worked well because their ranking is increased
from 155 in 2021 to 86 in 2024. So they have gained 69 numbers in the last 3 years. Next news. This news is regarding bonus shares. SEBI has issued a circular to facilitate fast credit and trading of shares allotted pursuant to bonus issue, enabling T plus 2 trading share of shares post record date T date transaction date. जब भी से कोई भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो उस कंपनी को अभी ध्यान में रखना पड़ेगा वो जो शेयर्स हैं जिस दिन रिकॉर्ड डेट होगा दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन डे इन दैट केस रिकॉर्ड डे के बाद 2 दिन के अंदर वो शेयर्स बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे. सो इट मीन्स they will be able to make the use of their owner shares within 2 days from the record date. जो अभी ज़्यादा टाइम लगता है वो कम होके 2 दिन पे कम कर दिया गया है. SEBI has issued a circular facilitating fast credit and trading of shares allotted pursuant to bonus issue, enabling T plus 2 trading of shares post record date. Next, the Reserve Bank of India (RBI) has released a draft circular on regulatory principle for management of model risk in credit for lenders to redress the potential risk from the use of various models for credit management. It's very long statement and very difficult to understand also. So let me read it again. जो मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क इन क्रेडिट में जो अलग अलग रिस्क मॉडल्स इशू किए जाते हैं उसको मैनेजमेंट करने के लिए स्पेशली इन क्रेडिट पोर्टफोलियो में एक आरबीआई ने नया नया मॉडल्स यूज़ करने के लिए एक उन्होंने सर्कुलर इशू किया हुआ है ऑन रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क इन क्रेडिट. जो भी मॉडल रिस्क क्रेडिट में मैनेज किए जाते हैं यूज किए जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए आरबीआई ने रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉर आरबीआई ने नया सर्कुलर इशू किया हुआ है. एंड किसके लिए? टू रिड्रेस द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द यूज ऑफ वेरियस मॉडल्स फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट. क्रेडिट मैनेजमेंट में जो अलग अलग तरह के रिस्क मॉडल्स यूज किए जाते हैं उसके साथ जो भी पोटेंशियल रिस्क एज ऑन डेट बैंक फेस करती है उसको रिड्रेस करने के लिए एक नया मॉडल मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क इन क्रेडिट के लिए क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना है इसके बारे में आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया हुआ है. इट एम टू इंश्योर रोबस्टनेस इन द प्रोसेस ऑफ मॉडल डिप्लॉयमेंट बाय लेंडर्स व्हेन द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडल्स हैज facilitated while the application of technology in model has facilitated faster decision making under complex scenario. What will happen जब भी ये नया मॉडल रिस्क क्रेडिट में जब मॉडल रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएगा उसी से जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी हो इन दैट केस ऑल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एक फास्टर डिसीजन मेकिंग लेंडर के लिए पॉसिबल हो जाएगा. Lender will be able to take a faster decision under the complex situation. RBI wants lender to put in place a detailed board approved policy for the framework for all the models deployed. So RBI ने बता दिया है कि जो भी लेंडर्स जो मॉडल्स डिप्लॉय करना चाहते हैं उस मॉडल्स के लिए बैंक की बोर्ड ने पॉलिसी अप्रूव करना है एंड बैंक शुड बिहेव ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी ओनली. इट मे बी डेवलप आइदर बाय इंटरनली बैंक अपने इंटरनल टीम से उसको डेवलप करा के ले सकती है या सोर्स फ्रॉम एक्सटर्नल थर्ड पार्टी या बाहर की जो थर्ड पार्टी वेंडर है आउटसाइडर है उनसे बैंक सोर्स करा के ले सकती है.
और अदरवाइज बैंक विद देयर इंटरनल टीम एंड एक्सटर्नल टीम दोनों को साथ में लेके आइदर दोनों को मिक्स करके अपनी स्कीम मॉडल बना सकती है। तो बैंक के लिए तीनों ऑप्शंस ओपन रखे हुए हैं, बट वट एवर में बी द decision they are taking, it should be approved by the board of that particular bank. So RBI wants lender, RBI ये चाहती है कि लेंडर जो भी मॉडल डिप्लॉय करना चाहते हैं उनके लिए बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। बैंक जो भी मॉडल्स डेवलप करना चाहती है वो एक तो उनके इंटरनल टीम के थ्रू करा सकते हैं या वो एक्सटर्नल टीम से करा के ले सकती है, या अगर बैंक को कंफर्टेबल है तो बैंक दोनों को इकट्ठा मिलके इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीम दोनों साथ में आके भी बैंक के लिए प्रोडक्ट या मॉडल्स बना सकती है। The model shall have necessary interface with core banking. This is very important. The model shall have necessary interface with core banking और फाइनेंशियल सिस्टम। बैंक वो जो मॉडल रहेगा उसको कोर बैंकिंग या जो फाइनेंशियल सिस्टम बैंक ने अडॉप्ट किया है, बैंक का जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, बैंक का जो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की पॉलिसी है, या बैंक बाकी की जो भी अदर रिस्क मैनेजमेंट्स ऑफ द बैंक्स के लिए जो बैंक की पॉलिसी है उसी के साथ इंटरफेस होना चाहिए। देयर शुड बी इट शुड मॉडल शैल हैव नेसेसरी इंटरफेस with either core banking, financial systems, liquidity management and ALM also। तो सभी जहाँ जहाँ बैंक को अलग अलग तरह के बैंक रिस्क फेस करती है उसके साथ वो मॉडल्स इंटरफेस करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, द गवर्नमेंट में कंसिडर up to 5% stake dilution in the Life Insurance Corporation of India, that is LIC, in the current fiscal as a part of incremental steps to meet the minimum public holding shareholding norms. As per the guidelines, minimum public shareholding of the listed government companies should be 25%। तो उस डायरेक्शन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए गवर्नमेंट इस साल LIC का 5% स्टेक का डाइल्यूशन कर सकती हैं। एंड प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज होल्डिंग 96.5% स्टेक इन LIC। सो प्रेजेंटली LIC में गवर्नमेंट का 96.5% स्टेक है। अगर ये 5% जाएगा फिर भी गवर्नमेंट के पास 91.5% रहेगा, विच इज़ मच अबव द रिक्वायर्ड लेवल। एंड इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज ग्रांटेड द कॉरपोरेशन a one-time exemption allowing it to achieve a 25% of MPS within 10 years from the date of listing, that is till May 2032, in the public interest. See, public interest में it is not possible for LIC to bring it down to 75% immediately। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने LIC को वन टाइम एग्जम्पशन दिया हुआ है कि जब उनका लिस्टिंग हुआ था उस डेट से 10 साल के अंदर वो जो उनका पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 25% तक लेके आएगी। दैट इज जब उनका 2022 मई में लिस्टिंग हुआ था तो 2032 मई तक उनको पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% तक लेके आने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है। फर्दर वही इशू में ऑन 14 मई 2024 the SEBI, Securities and Exchange Board of India, SEBI, granted the corporation additional one-time 3 years to achieve 10% public shareholding, that is within the period of 5 years from the date of listing। So सेबी ने उन्हीं को एडिशनल 3 साल के परमिशन सेबी हैज ग्रांटेड द कॉरपोरेशन LIC को सेबी ने 3 साल का परमिशन ग्रांट किया है ताकि वो 10% पब्लिक शेयर होल्डिंग तक 3 साल में लेके जाएंगे। इसका मतलब दैट इज विद इन द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ May 16, 2027। May 16, 2027 तक पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो 10% होना चाहिए, या उसके बाद अगले 5 साल में
उनको बचा हुआ 15% भी पब्लिक शेयर होल्डिंग लाना पड़ेगा, या पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है वो उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 15% बढ़ाना पड़ेगा. Now this is applicable for my banker colleagues. We are conducting regular classes for CIB and JIB and bankers promotion examinations. तो अभी जो CIB एंड JIB की एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर में होने वाली है, इसीलिए हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट्स क्लियर कराते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराते हैं. Since we are working it on a daily basis, we call it, or rather than I call it as a systematic investment plan. अगर हम एवरीडे स्पेसिफिक टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे, डेली हमारा डिसिप्लिन वे में अगर पढ़ाई हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियरेंस हो जाएंगे, डेली हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो एट द एंड ऑफ माई SIP पीरियड, दैट इज ऑन डे ऑफ एग्जामिनेशन, आई विल गेट गुड रिजल्ट. I will be, because of that disciplined way of study, I will be able to clear my examination with good score. So these are the online interactive classes. इसी में साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट मिल जाएगा, जिसमें गुड नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि JIB एग्जामिनेशन हो या CIB एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ए मस्ट. जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जो आपको एग्जाम में आपका पेपर कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे, आपका स्कोर बढ़ाने में हेल्प करेंगे. फॉर CIB स्टूडेंट्स केस स्टडीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि CIB एग्जामिनेशन में केस स्टडीज प्लेज अ क्रिटिकल रोल और वाइटल रोल इन देयर क्वेश्चन पेपर. सो केस स्टडीज सॉल्व करने की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसी लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ केस स्टडीज भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि पार्टिसिपेंट जो हैं, स्टूडेंट जो है, वो केस स्टडी के क्वेश्चंस टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे एंड दे विल बी एबल टू कंप्लीट देयर पेपर. इसीलिए हमने JIB का कोर्स है, we are offering it at rupees 3,999, whereas for CIB it is 4,999. The batch has already been started, registration is already open, so this offer is available for first 100 participants, and subsequently there may be revision in the offer price for this. Since या अभी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, तो इसीलिए जो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट, दे शुड गो फॉर इट, ताकि वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे. So now let us continue our discussion ahead. Ministry of Corporate Affairs notified the company's adjudication of penalties amendment rule 2024, mandating that all adjudicating proceedings shall occur electronically via central government e-adjudication platform, which is currently used MCA3. So Ministry of Corporate Affairs ने जो अमेंडमेंट अभी किया है 2224 में कंपनीज एक्ट में, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी एडजुडिकेशन प्रोसीड्स होती है, जिसमें नोटिसेस इशू किया जाता है, फाइन डिसाइड किया जाता है, फाइन पे किया जाता है, तो सभी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा. एंड उसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई-एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्टेब्लिश किया गया है. एंड ई-एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म जो है, जो अभी प्रेजेंटली MCA-V3 जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, उसको रिप्लेस करेगा. सो e-adjudication platform is the new platform available for adjudication of penalties. So by virtue of this amendment, all the steps must necessarily be conducted through e-platform, which will reduce the burden of ROC and will enable quick resolution of adjudication proceeding. अभी इसके लिए क्या बेनिफिट होगा? ई-एडजुडिकेशन प्लेटफॉर्म की वजह से ROC के ऊपर जो प्रेजेंटली जो बर्डन है वो कम हो जाएगा, एंड साथ साथ जो भी एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स हैं उसका रिजोल्यूशन, उसको क्विक रिजोल्यूशन हो जाएगा. ये जो प्रोसीडिंग्स है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएंगी. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस. एग्ज़ाम में हमें ये पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट ने नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म.
या what is the purpose of starting of that electronic e-adjudication process, what is the purpose of this, such type of questions may be asked here. Next, tech giant Microsoft. Tech giant Microsoft regained the top spot in the list of best employer to work for in India in 2024. So, who is the best employer to work for in India in 2024? Microsoft. Our answer is Microsoft. So, बेस्ट एम्प्लॉयर टू वर्क फॉर इन इंडिया के लिए जो लीस रैंडस्टैड रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च ने जो रिलीज की हुई है उसमें माइक्रोसॉफ्ट इज नंबर वन, followed by Tata Consultancy Services, and third is Amazon. So, what is the ranking? Microsoft number one, TCS number two, and Amazon number three, according to Randstad Employer Brand Research release on 7th August 2024. The 2024 list is based on the responses from 3,507 people. तो इन्होंने रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च रिसर्च के लिए 3,507 लोगों से रिस्पॉन्सेस लिए थे एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सेस माइक्रोसॉफ्ट इज नंबर वन, TCS is number two, and Amazon is number three. The respondents evaluated the employers on the basis of 10 parameters. So ये रैंकिंग देने के लिए रिसर्च में या जो रिसर्च किया गया उसमें 10 पैरामीटर्स डिस्कस किए गए थे, 10 पैरामीटर्स फिक्स किए थे, उसमें से इंक्लूडिंग वर्क लाइफ बैलेंस, कैरियर प्रोग्रेशन, रेपुटेशन, फिनेंशियल हेल्थ एंड जॉब सिक्योरिटी. तो उसमें से 5 इश्यूज तो ये थे कि एक तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए प्रायोरिटीज कंसीडर की थी लोगों की, कैरियर प्रोग्रेशन के लिए क्या स्कोप है इसके बारे में डिस्कशन किया था, reputation of the employer, financial health of the employer, and job security for the employee. These were the some of the factors that were evaluated by the people and on the basis of which that decision has been taken. The appointment committee of the cabinet on August 6 approved the proposal of Department of Financial Services for the appointment of Mr. Challa Srinivasulu Shetty as the chairman of SBI. SBI के लिए Mr. Challa Srinivasulu Shetty has been appointed as the new MD and new chairman of SBI has been appointed as the chairman of SBI. So Mr. Challa Srinivasulu Shetty is the new chairman of SBI and कब से होंगे ये? For a period of 3 years effective from the date he assumed office on or after August 28, 2024. So 28 अगस्त के बाद जब वो ऑफिस को एज रिज्यूम करेंगे, जिस दिन वो अपनी पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद 3 साल तक के लिए उनकी अपॉइंटमेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम बैंकिंग फ्रेटर्निटी. So Mr. Chella S. Sethi is the new chairman of SBI with effect from the date on which he will assume the office or on or after 28-24 for 3 years. The Maharashtra government has approved the ambitious Vainaganga-Nalaganga river linking project. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वैनगंगा नलगंगा रिवर प्रोजेक्ट के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया है, विच इज़ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट विथ एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 87,342 करोड़. इसकी कॉस्ट कितनी है? प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 87,342 करोड़ एंड इट विल इरिगेट अराउंड 3.75 lakhs hectares of land. So very big project, very ambitious project and benefiting a drought-prone area such as Marathwada. So Maharashtra government ने वैनगंगा नालगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दिया है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 87,342 करोड़ से एंड उस प्रोजेक्ट की वजह से 3.75 लाख हेक्टर्स ऑफ लैंड को इरिगेशन हो जाएगा एंड मराठवाड़ा एरिया जहाँ ड्रॉट प्रोन एरिया है वहाँ का
वाटर सप्लाई सॉल्व होने में उनको हेल्प हो जाएगी। The RBI 6-member Monetary Policy Committee MPC decided to stay the course, leaving the repo rate as well as the monetary policy stance unchanged. इसके पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर एक स्पेशल डिस्कशन या स्पेशल वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है। जिन्होंने वो अभी तक देखा नहीं होगा, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यू गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड द पॉलिसी इन डिटेल। एंड वहाँ हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डोंट मिस दैट वीडियो, प्लीज़ यू सी इट, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू। सो आरबीआई के 6 मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, उन्होंने रेपो रेट एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर उनका जो एग्जिस्टिंग स्टैंड जो है, स्टांस जो है, उसमें कोई चेंज नहीं दिखाया है, कोई चेंज नहीं किया है। अमीर क्यों नहीं किया है? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग फूड प्राइस शॉक्स विच शोड द disinflation process in the first quarter of Q1 FY 2025 and resilient and steady growth. So 6 members RBI MPC, the 6 members RBI 6-member MPC decided to stay the course, leaving the repo rate as well as the monetary policy stand unchanged. And amid means because amid continuing food prices shocks, we slowed the deflation process in the first quarter of FY 2024-25 and resilient and steady growth. फूड प्राइसेस की शॉक की वजह से जिन्होंने डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस को स्लो कर दिया है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, इसीलिए रेपो रेट एज वेल एज मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस जो है वो सेम रखा हुआ है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। दी पॉलिसी रेपो रेट का मतलब क्या है? द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक्स बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई to overcome their short term liquidity mismatches. So जो बैंक जब आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं, उसी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पे करते हैं, दैट इज नोन एज अ रेपो रेट. सो इट वाज लास्ट चेंज in February 2023 when it was up from 6.25 to 6.50%. It means what is the present repo rate? आज के डेट में हमारा रेपो रेट जो है इट इज 6.50%. उस मीटिंग में 2 रिजोल्यूशंस पास हो गए, 2 रिजोल्यूशंस. फर्स्ट इज टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं होगा, and to remain focused on withdrawal of accommodation were decided by 4-2 majority. 6 में 4 लोग फेवर में होंगे अनचेंज रखने के लिए, and दो 2 were not in favor of that. Next news. The multiple users can transact via one UPI account. UPI अकाउंट के लिए मल्टीपल यूजर्स अभी एक अकाउंट के लिए एक यूपीआई मल्टीपल एक से ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं. RBI has introduced a new facility that allows the primary user to authorize another individual to make UPI transaction even without a separate UPI linked bank account. तो एक व्यक्ति प्राइमरी यूज़र जो यूपीआई यूज़ करते हैं उसके अपने बैंक के अकाउंट के लिए वो व्यक्ति और भी किसी के लिए इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल को यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए अथोराइज कर सकते हैं, इवन इफ उसका जो अकाउंट है वो यूपीआई उसके लिए सेपरेट यूपीआई बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. तो एक व्यक्ति एक बैंक अकाउंट में यूपीआई एक से ज़्यादा व्यक्ति कर सकती है. दिस इज नोन एज ए डिलीगेटेड यूपीआई पेमेंट्स. इसको नाम क्या दिया है उन्होंने? Delegated UPI payments. It is very important from your exam point of view. Here, the system will be useful for seniors and for students who can make the UPI transaction without a linked bank account. तो अभी स्टूडेंट्स हो या सीनियर सिटीजन्स हो, उनके पास अगर कोई लिंक बैंक अकाउंट नहीं होगा, यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट नहीं होगा, फिर भी वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं.
नेक्स्ट, एनहांसमेंट इन द लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू यूपीआई। सो यूपीआई के थ्रू अभी जो हम 1 लाख तक टैक्स पेमेंट कर सकते थे, उसका लिमिट बढ़ा के वो 5 लाख तक कर दिया है। द सेंट्रल बैंक हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एनहांस द लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट थ्रू यूपीआई फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख पर ट्रांजैक्शन अभी 5 लाख रुपए का सीलिंग उन्होंने इस्टेब्लिश अलाउ किया। नेक्स्ट, रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल लेंडिंग ऐप टू चेक द फ्रॉडलेंट प्लेयर्स। काफ़ी बार हमें अलग अलग ऐप्स आते हैं एंड हमें पता नहीं चलता है, जो ऐप्स हमारे पास आ जाते हैं वेदर दे आर जेन्युइन ऐप्स और दे आर फ्रॉडलेंट ऐप्स। सो इसीलिए आरबीआई ने एक रिपोजिटरी बना दी है। सो रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल लेंडिंग ऐप्स टू चेक द फ्रॉडलेंट प्लेयर्स, जो अलग अलग लेंडिंग ऐप्स है उनकी आरबीआई ने एक रिपोजिटरी बनानी है। In order to protect the customers from fraudulent players in the financial service sector, the RBI is creating a public repository of digital lending applications which will be available on website। RBI की वेबसाइट पे जो पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन जो भी होंगे, आरबीआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर सभी डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी ऐप को यूज़ करना चाहता है, उसी के पहले उसको उस साइट से वो वेरीफाई कर सकेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दिस मेजर विल पुट सम चेक ऑन द डिजिटलाइज लोन शार्क बिजनेस। तो इसी की वजह से एटलीस्ट फ्रॉडलेंट प्लेयर्स जो है उनके लिए कोई चेक लगेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। दिस इज टू एड द कस्टमर्स, देखिए, इन वेरीफाइंग द क्लेम ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स एसोसिएटेड विद द रेगुलेटेड एंटिटीज। सो अगर कोई हमारे पास डिजिटल लेंडिंग ऐप के लिए कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है, अगर वो बताता है कि वी आर एसोसिएटेड विद एन स्पेसिफिक रेगुलेटेड एंटिटीज, उसको हम आरबीआई के वेबसाइट से इस पब्लिक रिपोजिटरी से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। एंड इफ इट इज अवेलेबल देयर, इफ इट इज जेन्युइन, देन ओनली वी कैन यूज इट। सो ये जो न्यूज़ थी, दीज वेर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ड्यूरिंग आवर वीक एंडेड 10th of August। तो इसी सिलसिले में हम हर वीक लेके आने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक जितने न्यूज़ डिस्कशन किए हुए हैं, उसी से ऊपर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ताकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जो आ जाएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट। फर्स्ट क्वेश्चन, what will be the time period required for preference allotment once the new product will be introduced by सेबी। सेबी जब नया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम? आवर आंसर इज बी, 23 days is the period। Then once the new product will be introduced, it will take 23 days to complete the preferential allotment। So B is the correct answer for our question। Next question, which of the following notable projects will be included in the 8 critical national high speed corridor projects? So government ने जो हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के लिए जो 8 प्रोजेक्ट्स के लिए जो अप्रूवल दिया है, उसमें कौन से नोटेबल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं? रिंग रोड फॉर दिल्ली एंड लखनऊ and Bangalore Mysore high speed corridor, a ring road for Mumbai and Pune and a Chennai Bangalore high speed corridor, a ring road for Ayodhya and Kanpur and Agra Gwalior high speed corridor, and a ring road for Kolkata and Patna and Hyderabad and Vijayawada। अगर हम वो न्यूज़ को याद करते हैं तो वहाँ लिखा था ए रिंग रोड फॉर अयोध्या एंड कानपुर एंड आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर जो था, उसको उनमें इंक्लूड किया था, वो प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, इसी तरह से हमें क्वेश्चन आ जाता है एंड वी आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। प्रमोशन टेस्ट हो या कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, इसी को ध्यान में रखते हुए वी आर कमिंग आउट विद दिस प्रोजेक्ट। ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, ताकि हर वीक आपकी रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर रीडिंग जो है हो जाएगी,
ये सभी क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं दैट विल गो इन योर बैक ऑफ माइंड, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं. Next question. Who is selected for India's first manned space mission Gangayaan that is now tentatively scheduled in next year? So government का जो मैन स्पेस मिशन, जो गवर्नमेंट जो फर्स्ट स्पेस मिशन जो मैन कर रही है बाय वे ऑफ गंगायान, सो गंगायान जो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होना है उसी के लिए फर्स्ट कैप्टन कौन रहेगा? सो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, कमांडर विक्रम जोशी, विंग कमांडर राजेश मल्होत्रा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनिल कुमार. So group captain Shubhanshu Shukla has been appointed or is selected for the India's first manned space mission Gangayaan that is now tentatively scheduled in next year. So 3 is the correct answer for our question. What is the purpose of issuing revised instructions on BDDR for cooperative banks on 1st of August 2024? जो गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बीडीडीआर के ऊपर रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इशू की है उसका पर्पस क्या है? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, टू एनहांस द लिक्विडिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स, to the current procedure of not recognizing the required provision of NPAs and expenses, and to increase the capital reserve requirement. जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बैंक्स प्रेजेंटली एक्सपेंसेस करके पीएनएल अकाउंट को डेबिट नहीं करती है, तो वो चेंज करके टू अडॉप्ट दैट प्रैक्टिस रिवाइज इंस्ट्रक्शंस इशू की गई है. सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per the guidelines, as per the guidelines, those NPA accounts where full provisioning has been made in so many dash 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 are removed from the bank's balance sheet by way of return of 2 years, 3 years, 5 years and 4 years. तो जो एनपीए अकाउंट्स में 4 साल में फुल प्रोविजन की जाती है उसके बाद उस अकाउंट को राइट ऑफ कर सकते हैं. So as per guidelines, those NPA accounts where full provisioning has been made in 4 years are removed from the bank balance sheet by way of return off. So D is the correct answer for our question. The government is applying GST at 18% on health insurance and reinsurance premium. However, which of the following schemes are exempted from the application of GST? सो हेल्थ इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस प्रीमियम पे गवर्नमेंट 18% जीएसटी चार्ज करता है, लेकिन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता है? आयुष्मान भारत एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना एंड निर्भया हेल्थ योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एंड आयुष्मान भारत, National Health Insurance Scheme and Senior Citizen Health Scheme. So here जन आरोग्य बीमा पॉलिसी एंड निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है उन्हीं के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाता है. सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. दिस इज द एडवांटेज ऑफ रिमेंबरिंग दीज न्यूज, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से हमें आ जाते हैं, लेकिन बिकॉज हमने इतना सभी चीज़ें हम ध्यान में नहीं रख सकते या हमारा अटेंशन नहीं जाता है, वी आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आंसर दिस पेपर. बट इफ वी वर्क इन दिस वे ऑन रेगुलर बेसिस, definitely we will be able to answer the questions, we will be able to improve our score. What is the purpose of introduction of regulatory principles for the management of model risk and credit for lenders? जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉर मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क एंड क्रेडिट फॉर लेंडर्स के लिए जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है आरबीआई ने, उसके पीछे पर्पस क्या है? टू रिड्रेस द पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम द यूज ऑफ वेरियस मॉडल्स फॉर क्रेडिट मैनेजमेंट, टू इंक्रीज क्रेडिट लिमिट फॉर बोरोवर, टू स्टैंडर्डाइज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड, टू एलिमिनेट. ए इज द करेक्ट आंसर. इसका पर्पस यही है कि जो पोटेंशियल अलग अलग मॉडल्स क्रेडिट के लिए जब बैंक यूज़ करती है तो उसमें जो पोटेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है उस इशू को रिड्रेस करने के लिए आरबीआई ने मैनेजमेंट ऑफ मॉडल रिस्क फॉर क्रेडिट और इन लेंडर्स के लिए जो पर इंट्रोडक्शन किया हुआ है
उसको उसीलिए इंट्रोडक्शन किया गया है. सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. The Ministry of Finance has granted one-time exemption to LIC to achieve 25% of minimum public shareholding within so many years from the date of its listing agreement. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने LIC के लिए 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए 10 साल का एग्जाम्शन दिया हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. So C is the correct answer for this question. 10 years period is allowed for this as one time exemption that is applicable up to 2032. Next question. Randstad Employer Brand Research has listed the best employer to work for India in 2024 and has evaluated the employers on 10 parameters including reputation, financial health and job security. So Randstad Employer Brand Research ने जो बेस्ट एम्प्लॉयर टू वर्क इन इंडिया फॉर 2024 के लिए जो लिस्ट की हुई है, उस लिस्ट के लिए जो पैरामीटर्स पे उन्होंने इवेल्यूएशन किया हुआ है 10 पैरामीटर्स में. सो कौन से पैरामीटर्स हैं? फर्स्ट इज compensation, work environment, employee benefits, leadership, diversity, training opportunities, work life balance and career progression. So 10 पैरामीटर्स थे, उनमें से सम ऑफ द पैरामीटर्स क्या क्या थे? फर्स्ट था वर्क लाइफ बैलेंस, रेपुटेशन, फाइनेंशियल हेल्थ, कैरियर प्रोग्रेशन एंड जॉब सिक्योरिटी. ये 5 पैरामीटर्स इवेल्यूएशन के लिए जो 10 पैरामीटर्स थे, उनमें से ये 5 पैरामीटर थे एंड 5 और अलग पैरामीटर थे. सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. As per RBI's new facility in UPI, the primary user can authorize another individual to make UPI transactions even without a separate UPI linked bank account, which is known as. जो RBI ने अभी नई फैसिलिटी लॉन्च की है, लोगों के लिए जो नई फैसिलिटी UPI में अलाउ कर दिया है, इन दैट केस प्राइमरी यूज़र जो UPI में नोट किया होगा, रजिस्टर्ड हुआ होगा, वो और कोई व्यक्ति को भी अथोराइज कर सकता है. एंड उसके लिए जो उन्होंने उसी को क्या नाम से पहचाना जाता है? प्रॉक्सी UPI, डेलीगेटेड UPI पेमेंट, सेकेंडरी UPI एक्सेस एंड UPI शेयरिंग फैसिलिटी. तो विच इज नोन एज डेलीगेटेड UPI पेमेंट्स बिकॉज पावर यहाँ आगे डेलीगेट की गई है. So delegated UPI payment is the name for the new facility wherein the primary user can authorize another individual to make UPI transactions. So B is the correct answer for this question. उम्मीद करता हूँ आज हम आपके पास एक नया एक्सरसाइज लेके आए हुए हैं, नया एग्जाम्पल लेके आए हुए हैं. आपको इस तरह के डिस्कशन को अच्छा लगा होगा. अगर आपको इस डिस्कशन को अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन बिकॉज दिस विल गिव मी अ मोटिवेशन, ताकि मैं और अलग अलग तरह के वीडियोस लेके आ जाऊंगा जो आपको इस तरह के एग्जाम में काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो सकते हैं. एंड अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे. विद दिस we will conclude our discussion here and I wish you all the best and we will meet in again next week. Till that time, bye and thank you very much with a hope that next week also you will actively participate in our discussion. Thank you very much.